ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या कोई बताएगा? सर डेवलपमेंट मीन्स वो कैसे बढ़ी है, मतलब शुरू से लेके अब तक जिस अवस्था में पहुंची है उनको किस किस स्टेज से गुजरना पड़ा उसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए। सर जो ये डेवलपमेंट है इसके अंदर ग्रोथ आता है। ग्रोथ मतलब किसी एक यूनिट की हम ग्रोथ कह सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट मत कहते हैं तो ऑल ओवर एक पूरे ढांचे का स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। जैसे ऐसे कहे कि इंडिया का ग्रोथ हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट अभी उतना नहीं हो रहा। okay, और कोई? सर वो ग्रोथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। यस सर, ये भी है। और कोई कुछ? और कोई कुछ? ओके, तो रियल सेंस में क्या होता है कि सही में ग्रोथ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या है, ग्रोथ डेवलपमेंट। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। एक किसी देश में, किसी समाज में जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमीज होते हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर। इनमें वेल्थ जनरेशन में क्या कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी ऑपरेट करती है वेल्थ जनरेशन का, पूंजी का उत्पादन करती है, वेल्थ जनरेशन करती है। तो ग्रोथ का मेन फोकस होता है कि हर एक साल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर में जो वेल्थ का जनरेशन का रेट क्या है उसे हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। तो ग्रोथ प्योरली एक क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव फिनोमिना है, इसमें किसी भी सेक्टर, इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था के किसी भी सेक्टर में जो वेल्थ का जनरेशन होता है उसको क्वांटिटी के टर्म में कितना रुपए या कितने डॉलर या कितना परसेंट इंक्रीज देखा गया उसे ग्रोथ कहा जाता है। जबकि डेवलपमेंट बहुत क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। डेवलपमेंट बहुत क्वालिटेटिव कंसेप्ट है और एक इवॉल्विंग कंसेप्ट है। ये डेवलपमेंट के डिफरेंट आयाम होते हैं, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के कई एस्पेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट। तो ये सभी क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऐसे डिफरेंट आयाम होते हैं डेवलपमेंट के। वेलिंग डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। और डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, जबकि ग्रोथ एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। ग्रोथ एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। और ग्रोथ क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसमें क्या कहते हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो नीचे आ जाएगी, और अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो जीडीपी ग्रोथ रेट ऊपर चली जाएगी। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और ये कंटिन्यूसली इसमें पॉजिटिव चेंज ही देखे जाते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में इसमें पॉजिटिव चेंज, शॉर्ट टर्म में देखा जाए पॉजिटिव चेंज देखे जाते हैं। तो ये डेवलपमेंट होते हैं। और डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेसिकली क्या होता है कि जो देश होता है, कोई एक कंट्री होता है, तो कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है, जो तो, कि कंट्री की प्रॉस्पेरिटी जो होती है, और क्या कहते हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, कितना पावरफुल और कितना प्रॉस्परस देश होगा, वो डिपेंड करता है डेवलपमेंट पे, ना कि ग्रोथ पे। लेकिन ग्रोथ क्या होते हैं, ग्रोथ ड्राइवर ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। अगर किसी भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से हो रहा है कंटिन्यूसली, हर साल 8 से 10, जैसे इंडिया में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 से 10 8 से 10% का इकोनॉमिक ग्रोथ हर साल हो रहा है, तो ऐसा लगता है क्या कहते हैं कि हम लोग 25-26 2025-26 में $100 इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट जो थे, इकोनॉमी हो गया, सोसाइटी हो गया, पॉलिटी हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, इंडस्ट्री हो गया, इसको अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? अगर किसी एक देश में अच्छे से वेल्थ जनरेशन होगा
तो वो क्या होगा कि उसका गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है, गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज करती है। उसके बाद क्या होती है, जो उसके पास रेवेन्यू कलेक्ट होता है उससे वो क्या कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, वेलफेयर स्कीम चलाती हैं, जैसे कि वृद्धों के लिए, एल्डरली पर्सन के लिए, वीमेन के लिए, ट्राइबल्स के लिए, SC ST OBC और डिफरेंट लोगों के लिए वो डिफरेंट टाइप की स्कीम चलाती है। तो क्या होता है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, उनके पास क्या होता है, जब देश में काफी ग्रोथ होता है तो उसे बोलते हैं ट्रिकल डाउन से। हम लोग जानते हैं कि स्पेशली अब यहाँ डिपेंड करता है कि इकोनॉमी का नेचर कैसा है। ग्रोथ क्या करेगा, जो डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उनको उनको सपोर्ट करता है या उनको हेल्प करता है, जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट होने की नेसेसरी कंडीशन है कि देश में अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एक नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होने चाहिए जिससे एक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल, देश में क्या करते हैं कि अगर हम ओपनली छोड़ दिया जाए, एकदम प्राइवेट इकोनॉमी बना दिया जाए, तो उस देश में क्या होता है, इनइक्वलिटी बढ़ती है। इनइक्वलिटी बढ़ना एक निगेटिव इंडिकेटर है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पावर्टी एग्जिस्ट करती है, लोग अमीर भी होंगे और लोग गरीब भी होंगे। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट जो होता है, वो जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट को असिस्ट करता है, बशर्ते डेवलपमेंट का नेचर क्या होना चाहिए, इंक्लूसिव होना। ग्रोथ का नेचर कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। तो जब जब हम ग्रोथ इंक्लूसिव और सस्टेनेबल करते हैं, तब क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में इनकंसिस्टेंसी होती है। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग चीज़ें हैं जो हम लोग देख लिए। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव फिनोमिना है, और डेवलपमेंट क्या है कि एक क्वालिटेटिव फिनोमिना है। और ग्रोथ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जनरली देखा जाता है ग्रोथ डेवलपमेंट जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है। और डेवलपमेंट क्या होता है कि एक बहुत इंक्लूसिव कंसेप्ट है। डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। और जबकि ग्रोथ मेनली इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे। ये इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स पे डेवलपमेंट डिपेंड करता है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे कि नेशनल जीडीपी कितनी है, जीडीपी कितनी है, वेल्थ क्रिएशन कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कितना है, इकोनॉमी में सेविंग क्या है, इकोनॉमी में जॉब क्रिएशन कितना हो रहा है। तो ऐसे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, हम उन पे मेन टारगेट होता है ग्रोथ का और डेवलपमेंट। फिर क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट की वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन है। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का वन ऑफ नेसेसरी कंडीशन है। ग्रोथ होगा तभी डेवलपमेंट हो पाएगा। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में इनकंसिस्टेंसी होती है। इसका मतलब कि ग्रोथ तो होता है देश में, लेकिन डेवलपमेंट उतने तेजी से नहीं हो पाता, या डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है। ये तब होता है जब ग्रोथ के द्वारा जनरेट किए गए वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सही से नहीं हो पाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो सर पाने का वॉइस मतलब म्यूट ये कर है दीजिए सर। कि देश में क्या होता है कि वेल्थ जनरेट होता है, लेकिन देश का नेचर कैसा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, देश में जो ग्रोथ का वेल्थ का जनरेशन हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देश के पॉलिटी पे डिपेंड करता है कि देश में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है। तो यहाँ से क्या होता है कि इस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ एक इम्बेडेड कंसेप्ट है। इम्बेडेड कंसेप्ट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये हर चीज से सेपरेट है। रादर किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसे है वो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट की ट्रैजेक्टरी को निर्धारित करती है कि वहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट का नेचर कैसा होगा और रेट क्या होगा। ये किसी भी देश की पॉलिटी डिसाइड करती है। किसी भी देश की सोसाइटी, सोशल व्यवस्था सर कैसा है, बाकी सोशल स्टूडेंट को अरेंजमेंट म्यूट कर कैसा है। दीजिए सर। तो किसी भी देश में का सोशल अरेंजमेंट कैसा है, मीन्स वहाँ पर जो लोग हैं, जिन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, किसी का इकोनॉमिक्स है इसमें, किसी का नहीं, बहुत लोगों का होगा। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं। हाँ,
किसी का इकोनॉमिक्स नहीं है। सर कई सारे कारक हो सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, रिसोर्स हुए, और अर्बन सेटलमेंट हुआ, और इकोनॉमी आपका सब्जेक्ट लिविंग ही ऑफ नहीं है। स्टैंडर्ड इकोनॉमी का सब्जेक्ट में है कि नहीं है? नहीं है सर। तभी नहीं बता पाए। लेकिन इकोनॉमिक रीजन में ये था। ठीक ठीक ठीक, तो नहीं, मैं वैसे कहूँगी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसमें होता है लेबर, कैपिटल, और टेक्नोलॉजी, लैंड और टेक्नोलॉजी, ये 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो किसी देश में समाज की व्यवस्था जो है ये निर्धारित करती है कि लेबर कौन करेगा, कैपिटल किसके पास होगा, टेक्नोलॉजी में कौन ज्यादा निपुण होगा, और लैंड किसको बिलोंग करती है। तो ये सभी ग्रोथ को निर्धारित करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को निर्धारित करते हैं। तो ये 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेबर, कैपिटल, लैंड और टेक्नोलॉजी। तो किसी भी देश में क्या, जैसे कि हमारी सोसाइटी जो है वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है। उसमें क्या होता है, लैंड आप देखिए, जमींदार जो होते हैं जनरली अपर कास्ट वाले लोग होते हैं। तो इस प्रकार से सोसाइटी का नेचर जैसा होता है वो भी इकोनॉमी को या इकोनॉमी में वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करता है। तो गरीब, अगर हम लोग इंडिया में डेमोग्राफिक्स देखें तो गरीब जनरली क्या होते हैं, लोअर कास्ट वाले लोग होते हैं, अनटचेबल्स होते हैं, ट्राइबल पर्सन होते हैं। अमीर कौन होते हैं, जनरली जो अपर कास्ट होते हैं, अपर क्लास वाले लोग होते हैं। धीरे धीरे ओवर द टाइम जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो ये पुराने नोशंस कम हो रहे हैं। अब लोअर कास्ट वाले भी हो रहे हैं, लेकिन ये सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाहता था कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में कभी कभी इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। देश में डेवलपमेंट तो हो रहा होता है, लेकिन सॉरी, देश में ग्रोथ तो हो रहा होता है, देश 4%, 10%, 8% ग्रोथ रेट से रन कर रही होती है, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अब भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट, अब भी देश में हंगर, अब भी देश में फैमिन जैसे नेगेटिव इकोनॉमिक अकरेंसेस होते रहते हैं। तो ये इसलिए है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जनरेशन के कारण, उसका प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। और ये डिपेंड करता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसे है। तो देश की राजनीतिक व्यवस्था जो होती है, पॉलिटिकल सिस्टम, इसको 3 कैटेगरी में, 3 टाइप होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। एक तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ये इकोनॉमी की पॉलिटिकल सिस्टम है, एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। दूसरा दूसरा क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा होता है प्लान्ड इकोनॉमी। जल्दी जल्दी करते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, यहाँ पर हर चीज मार्केट पे छोड़ दिया जाता है, कि हर चीज का निर्धारण मार्केट करेगी। मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई पर, कि अब इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। जो पैदा करेगा वो बेचेगा, और जो खरीदने वाला है वो खरीदेगा। अब दोनों खरीदने और बेचने वाले के बीच में जो म्यूचुअल कंसेंट होती है कि कितना प्राइस होगा, वो प्राइस निर्धारित करेगा। प्राइस ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी भी देश में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, लेकिन लेकिन लोग गरीब हैं ज्यादातर लोग, तो एग्रीकल्चर की प्राइसेस कम होंगी, क्या है कि लोग पैसा नहीं दे पाएंगे। अगर एग्रीकल्चर हर घर में हो रहा है और हर घर ही गेहूं पैदा कर रहा है, तो हर किसी के पास गेहूं खाने के लिए होगा, तो कोई खरीदेगा नहीं गेहूं। और अमन अगर राजपूत, अपना खरीदेगा भी वीडियो तो ऑफ करो। अगर कोई खरीदेगा भी तो उनके पास क्या होगा कि इतना पैसा नहीं होगा। तो ऐसे देशेस में क्या होती है कि ऐसे कंट्रीज में जो प्राइस होगा कमोडिटी का वो लो होता है। और जो कमोडिटी का प्राइस लो होता है तो मार्केट हर चीज डिसाइड करती है। तो ऐसे केस में जो एग्रीकल्चरिस्ट होंगे उनको अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा, तो उनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा और आगे कल्टीवेशन करेंगे नहीं। तो हर चीज मार्केट को छोड़ देना। तो मार्केट को छोड़ने पर, मार्केट को छोड़ा जाए कि हर देश में जो कुछ भी डेवलपमेंट होगा मार्केट के बेसिस पे होगा। इसके पॉजिटिव ये है कि अगर देश सस्टेन कर गया तो काफी इफिशियंट इकोनॉमी डेवलप हो जाती है। कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, मार्केट अच्छे से फंक्शन करता है। अगर कम संख्या में प्रोड्यूसर हैं और कम ही संख्या में बायर हैं तो अच्छी प्राइस होती है, लोग प्रॉफिट पे वर्क करते हैं। लेकिन अगर अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ तो इसका निगेटिव ये होता है कि ऐसी इकोनॉमीज इनइक्वलिटी बहुत जबरदस्त पैदा करती हैं। स्पेशली यूएस में देख लीजिए, यूएस में एक कंपेन चला था 99:1 कंपेन। तो इसका मतलब ये है कि 90% जो वेल्थ है वो नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी क्रिएट करता है यूएस सोसाइटी। एक किताब है थॉमस पिकेटी की,
आई थिंक कैपिटलिज्म इन 21st सेंचुरी समथिंग ऐसे है। उन्होंने बताया कि डेंजरस सिनेरियो बताया कि कैपिटलिज्म ने कैसे ग्लोबली बहुत ज़्यादा वेल्थ में इनइक्वलिटी जनरेट की है। और ऐसे क्या करते हैं कि एक ऑक्सफोम रिपोर्ट आती रहती है, वो बताती है कि इंडिया में क्या करते हैं कि 1% लोगों के पास 73% वेल्थ है। तो ये क्या है, ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम जो होते हैं वो इनइक्वलिटी क्रिएट करते हैं। इनइक्वलिटी इसलिए क्रिएट होती है, गवर्नमेंट जो होती है रीडिस्ट्रीब्यूशन जो बाद में बताया मैंने पिछले बताया, रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो जहाँ पर वेल्थ जनरेट हो रहा है उसको लेकर गरीबों को देना, ये प्रोसेस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं चल पाता है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमीज। सोशलिस्ट इकोनॉमीज प्रोडक्शन किसी देश में क्या प्रोड्यूस होगा, एलोकेशन और कौन प्रोड्यूस करेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन कौन चीज कितना कहाँ दी जाएगी, ये सब गवर्नमेंट निर्धारित करती है। इकोनॉमी में 3 प्रोसेस होते हैं, एक प्रोडक्शन, एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें क्या हुआ करता था, ये सब चीज मार्केट डिसाइड किया करती थी और इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि इक्वलिटी। तो ऐसी इकोनॉमीज में क्या होता है कि इक्वलिटी ठीक ठाक होती है ऐसी इकोनॉमीज में। लेकिन इस इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या होता है, ये इकोनॉमीज जो पर्सनल ऑटोनॉमी है इन्वेस्टर्स की और फ्री इनोवेशन हैबिट्स जो हैं, आप तभी किसी भी चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं जब आपको उसमें प्रॉफिट लगे। अगर कोई बोले यार प्रॉफिट है नहीं, आप देश के लिए काम करिए, तो मतलब कि आपको कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होगा, पर्सनल प्रॉफिट नहीं होगा। आप जो कुछ भी पैदा करेंगे सबको सबके बीच में बराबर से बांटी जाएगी, तो आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे कि हम ही क्यों परेशान हो उसमें। तो ऐसी इकोनॉमीज क्या होती है, इनोवेशन को प्रमोट नहीं करती हैं। जब इनोवेशन को प्रमोट नहीं करती हैं तो इसमें क्या होता है कि ऐसी इकोनॉमीज में इसका पॉजिटिव क्या होता है कि ये इक्वलिटी इंश्योर करता है। लेकिन ऐसी इकोनॉमीज इनोवेशन को कर्टेल करती हैं, इनोवेशन को डी इंसेंटिवाइज करती हैं। और कैपिटलिज्म का बेसिस ही एक शुम्पीटर थेरिस्ट है, आप लोग किसी इकोनॉमिस्ट होगा तो वो इकोनॉमी होगा या फिर पॉलिटी होगा, शुम्पीटर की थ्योरी पढ़ेंगे। शुम्पीटर बोलता है कैपिटलिज्म का बेस ही इनोवेशन है। और वेल्थ जनरेशन जो है, अगर इनोवेशन ना हो तो स्टैग्नेंट हो जाता है। किसी भी देश में पूंजी की उत्पादन जो होती है या पूंजी सृजन करने की क्षमता उस देश में नवाचार या नवोन्वेषण पर निर्भर करती है। अगर किसी भी देश में नवाचार और नवोन्वेषण रुक जाता है तो वो देश में वेल्थ जनरेशन कम हो जाता है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बंद हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम लोगों को फ्रीडम दें कि नई नई चीज़ों को इन्वेंट करें, नए नए स्टार्टअप डेवलपमेंट करें और नए नए तरीके डेवलपमेंट करें जॉब जनरेशन का और वेल्थ क्रिएशन का। तो हम उन पर टैक्स कम इम्पोज करेंगे और काफ़ी बर्डन नहीं करेंगे, तब होगा कि वो ग्रोथ कर पाएंगे। और क्या होता है कि इस अप्रोच को बोला जाता है कि जहाँ पर हम लोग कैपिटलिज्म का मेन बेसिस है कि ट्रिकल डाउन अप्रोच। ट्रिकल डाउन अब इनका माने है कि ठीक है, कैपिटलिज्म में हायरार्की ऐसे होती है, कुछ लोगों के पास ज्यादा वेल्थ होती है, जो होते हैं, ये इनकी संख्या कम होती है लेकिन वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है। टॉप मोस्ट लोगों के पास ज्यादा वेल्थ होता है और जो गरीब होते हैं उनके पास वेल्थ कम होता है। लेकिन इनका मानना ये है कि ट्रिकल डाउन अप्रोच की एक बार कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो काफी ज्यादा अगर वेल्थ जनरेट किया तो ये जॉब भी तो प्रोवाइड करता है। जॉब कौन करता है, जॉब युवा लोग करते हैं। तो ग्रेजुअली क्या होता है कि वेल्थ का जनरेशन जो होता है वो ट्रिकल डाउन करता है और लोअर सेक्शन में आता है। कैसे, आप आप जॉब करेंगे, जॉब के बाद जॉब आपको सैलरी मिलेगी, तो ये सैलरी क्या करता है कैपिटलिस्ट अपने पास से ही देता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को यूज करते हुए आपको देता है। और ग्रेजुअली क्या होता है कि आप क्या होगे, ऊपर हायर स्टेटस में जाओगे, आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दोगे, अच्छी हेल्थ दोगे, तो वो हो सकता है कभी इसमें जाए। तो इस प्रकार से स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होता है कि वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है और वो ऊपर से नीचे ट्रिकल करता जाता है। तो ये अप्रोच था कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। यही अप्रोच होता है कि ट्रिकल डाउन, ग्रेजुअली क्या होगा कि हर लोअर ऑर्डर वाला या लोअर लैडर पे जो लोग हैं उसको बेनिफिट तो होगा ही, रिसाव से रिसाव करते हुए। तो ये दो एक्सट्रीम्स होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, एक कैपिटलिज्म और दूसरा सोशलिज्म। इसका बीच में मिडवे होता है, उसे प्लांट इकोनॉमी बोलते हैं, सॉरी उसे बोलते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट होता है, प्राइवेट सेक्टर हर्जिस करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट हर्जिस करती है। ये क्या है, हम भाई दोनों को स्पेस देंगे। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिया ब्रिटिश टाइम में प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। ब्रिटिश
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो था वो कोई पब्लिक ओरिएंटेड नहीं था। अगर आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में बैंक जो हुआ करते थे वो प्राइवेटली ओन्ड हुआ करते थे। इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई 1935 में बना, वो भी प्राइवेटली ओन्ड था। इंडिया के सभी बैंक्स प्राइवेटली ओन्ड थे। इंडिया के सभी इंडस्ट्रीज, ऑयल सेक्टर से लेकर इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, ऑयल सेक्टर हो गया आपका, फिर क्या कहते हैं आयरन स्टील हो गया, फिर आपका टेक्सटाइल हो गया, शुगर हो गया, सभी की सभी चीजें क्या थी कि प्राइवेटली ओन्ड थी। और फिर इंडिया फिर इंडिपेंडेंस, फिर 1946 में बॉम्बे प्लान बनता है। तो इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे और उन्होंने प्रपोज किया कि इंडिया को एक प्लांट इकोनॉमी बनना चाहिए। प्लांट इकोनॉमी इन द सेंस एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनना चाहिए, इसमें कुछ स्ट्रैटेजिक सेक्टर जो होते हैं, कुछ जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। स्ट्रैटेजिक सेक्टर मतलब जो बहुत जरूरी होते हैं देश के आर्थिक विकास के लिए, हाँ, और जिसमें अगर वॉलेटिलिटी आ जाएगी और तो देश का विकास नहीं होगा, ये गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए। ये गवर्नमेंट, और जो और भी चीजें जो हैं उनको हमको फ्री छोड़ देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो इस चीज को बोला जाता है नेहरूवियन कंसेंसस। नेहरूवियन कंसेंसस। तो इंडिया में अभी तक 3 मेजर फेजेस में हम लोग इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ही बोलेंगे, क्या कि इकोनॉमी में जैसे डेवलपमेंट होता है इंडस्ट्रियल, तो 3 फेजेस में हम लोग देखते हैं। एक तो नेहरूवियन कंसेंसस, नेहरूवियन कंसेंसस। दूसरा अ, अ, दूसरा एग्रेसिव नेशनलाइजेशन। और तीसरा वाशिंग न्यू कंसेंसस। न्यू कंसेंसस तो ये बताते हैं क्या है, इन लाइन विथ वाशिंगटन कंसेंसस। वाशिंगटन कंसेंसस। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग ब्रीफ में देखा जाए, इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोस्पेक्ट देखा जाए, तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि इंडिया बताया ना प्री इंडिपेंडेंस में प्योरली एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, और हर चीज, हर एक सेक्टर इकोनॉमी जो था, स्पेशली इंडस्ट्रीज जो थी, ये किसके ओन क्या करता था, प्राइवेट सेक्टर ओन किया करता था। हर एक इंडस्ट्री, इवन रेलवे तक को फाइनेंस क्या करते थे प्राइवेट। तो जो ब्रिटिश टाइम में रेलवे चला करती थी वो गवर्नमेंट सर्विस नहीं थी, वो प्राइवेटली ओन्ड, उसमें जो शेयर्स हुआ करते थे और मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स जो हुआ करते थे वो प्राइवेटली ओन्ड थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि जो नेहरूवन कंसेंसस बना, मतलब नेहरू के टाइम में, नेहरू की लीडरशिप में ये कंसेंसस बना, जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर होंगे वो क्या होंगे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे, और उसके अलावा जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर होंगे, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स हो गया, खिलौना हो गया, गाड़ी हो गया, ये सब चीजें, ये सब प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दिया जाए। इवन क्या कहते हैं स्टील स्टील भी प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दिया गया, एयर एविएशन एविएशन भी प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दिया गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ऐसे ढेर सारी चीजें, ढेर सारे सेक्टर्स जो थे उन सबको छोड़ दिया। स्टडी सेक्टर जैसे कि एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवे हो गया, ऐसे ढेर सारे स्टडी सेक्टर थे, जिन ये सब इंडस्ट्रीज के सेक्टर थे जिनको रखा गया कि इसको गवर्नमेंट देखेगी, ताकि अच्छे से प्रोविजन किया जाए, नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट ना करें, और जो लोग हैं जो मतलब गरीब हैं उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। तो इसलिए कुछ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज थे जिनको गवर्नमेंट रखा गया। ऐसा नहीं था कि ये जो नॉन स्ट्रेटेजिक है उसमें गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी, गवर्नमेंट अपना पीएसयू बना सकती थी, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बना सकती थी। तो उसमें लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सकती थी। तो इस चीज को बोला गया नेहरूवन कंसेंसस। इसमें इसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि इन्होंने लाइसेंसिंग सिस्टम लाया 1956 में, इन्होंने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ऐसे एक प्रोविजन लाया था। उसके तहत क्या था, जितने भी प्राइवेट सेक्टर इंडिया में इंडस्ट्री डेवलप करना चाहेंगे उन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो शुरुआत के डिकेड्स में क्या था कि लाइसेंसिंग सिस्टम थोड़ा ओपन था, ट्रांसपेरेंट था, उसमें इतना पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था। तो तो नेहरू का टाइम बोला जाता है कि इंडियन इकोनॉमी का एक क्लासिकल टाइम था, हाँ? और 3 से 4% का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था देश में। लेकिन इंडिया जैसी इकोनॉमी, ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी जो थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी थी दुनिया में, उसमें ये वन ऑफ द फास्टेस्ट था। है कि उस समय चाइना में हो गया, पाकिस्तान साथ में हो गया, अफ्रीका के नेशंस हो गए, वियतनाम, कंबोडिया, जितने भी देश
डीकोलोनाइजेशन से निकले थे, मीन्स इंडिपेंडेंट हुए थे, उनमें इंडिया बेटर परफॉर्मिंग इकॉनमी था। तो ये पीरियड एक गोल्डन पीरियड था और एक काफ़ी अच्छा बैलेंस मेंटेन किया गया प्राइवेट सेक्टर का और पब्लिक सेक्टर का। ये इसलिए जरूरी था कि इंडिया एक वर्ष था, इंडिया में बहुत ज़्यादा हंगर थी, फाइमिंग आ थे, लोगों के हेल्थ और न्यूट्रिशन गड़बड़ था। जरूरी था कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो लोगों के बारे में देखना। लेकिन बाद में क्या होता है, ग्रेजुअली क्या होता है कि जो इंडिया के पॉलिटिक्स में चेंज आता है और इंदिरा गांधी जो आती हैं वो बहुत एग्रेसिव सोशलिस्ट थी। तो ये बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट थी, एक्सट्रीम सोशलिस्ट थी। और इनका सोशलिज्म भी एक प्रिस्टीन सोशलिज्म नहीं था कि वो लोगों को ध्यान दिया जाए, रादर एक बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा करप्टेड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म था, जहाँ पर जो पॉलिटिकल क्लास था उनके विम्स एंड फैंसी पे इन्होंने एक्सेसिव नेशनलाइजेशन किया, हर चीज़ों को नेशनलाइज किया। तो जो प्राइवेट सेक्टर था उसको फुल्ली इन्होंने कर्टेल कर दिया और लगभग सभी इंडस्ट्री को इन्होंने क्या किया, मोर और लेस इंडस्ट्रीज को इन्होंने हर जगह पर लाइसेंसिंग और कोटा सिस्टम इन्होंने ला दिया। और सभी इंडस्ट्रीज ये इस टाइम में क्या थी, इनको सीवियर प्रोडक्शन डिक्लाइन देखा। हर एक सेक्टर में क्या था कि इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन कर गया, हर एक सेक्टर में, चाहे आयरन देखिए, स्टील देखिए, पेट्रोलियम देखिए, हर एक सेक्टर में क्या हुआ, प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखा गया और इस टाइम में करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो बड़ी प्रॉब्लम हुई और इस तरीके से इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पीरियड था, इसने क्या किया, इस पीरियड में इंडिया में इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी डिक्लाइन देखा जाने लगा। तो सर सिस्टम सर तो सेकंड वाले का टाइम क्या होगा तब वो सेकंड वाले का टाइम टाइम पीरियड? 1970s, मेनली 1970s है। अभी हम लोग आएंगे, 4 पेजेस देखेंगे, स्लाइड मैंने बनाया है, तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोग को। उसके बाद क्या है कि न्यू कंसेप्ट डेवलप होता है। ये मिड मिड 1980s से क्या होता है, स्पेशली जब से राजीव गांधी की गवर्नमेंट आती है, तो उन्होंने क्या किया, फिर से लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया। तो हम लोग तीन तीन टर्म सुनते हैं, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो मीन वाइल वर्ल्ड में ये सिस्टम नरेटिव चल रहा होता है कि हम क्या करें कि फिर से दुनिया में, ये एक दुनिया में वेब चल रही थी। यूएस में रोनाल्ड रीगन का रीगनिज्म या रीगनो इकोनॉमिक्स, जिन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है फिर से विड्रॉ किया जाए, गवर्नमेंट को हर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को फ्री छोड़ देना चाहिए, वो जैसे ऑपरेट करें, प्राइवेट सेक्टर का उसमें भागीदारी बढ़े। तो ये अमेरिका में चल रहा था। मीन वाइल यूके में भी, ब्रिटेन में भी मैडम थैचर आई थी, उन्हें बोलते हैं थैचर इकोनॉमिक्स। उन्होंने भी यही चीज़ किया कि सभी चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर को छोड़ देना चाहिए। तो इस चीज़ को बोला जाता है नियो लिबरलिज्म। इस चीज़ को बोला जाता है कि नियो लिबरलिज्म, नौ उदारवाद। तो 1970s का डिकेड और 1980s का डिकेड, वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में नहीं। तो ये डिकेड नियो लिबरलिज्म की शुरुआत हुई। इनका ये मानना था LPG किया जाए, हर एक सेक्टर को लिबरलाइज किया जाए, मतलब लाइसेंस, कोटा, फलाना ठिकाना, इस सबको हटा दिया जाना चाहिए। आराम से आओ, क्या करते हैं, अपना जहां मन चाहो, जब चाहे, जैसे चाहे आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को छोड़ देना चाहिए। वो अपना जो कुछ पैदा करना चाहे, मार्केट के हिसाब से जिस चीज़ की डिमांड होगी वो पैदा करना चाहे, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन या इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट की इंटरप्राइजेस भी हैं, जैसे इंडिया में का ढेर सारे PSUs हो गए, भेल हो गया, सेल हो गया, और भेल हो गया, सेल हो गया, इंडियन रेलवे हो गई, ऐसे ढेर सारे न्यूमरस PSUs हैं। हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक मिनिस्ट्री, हर एक डिपार्टमेंट में एक या दो PSUs होती हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, प्राइवेटाइज करना चाहिए, उन्हें सेल कर देना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए। और ग्लोबलाइजेशन, अब इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी ना हो, इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हो। तो नेहरू के टाइम में इकोनॉमी कुछ सेक्टर में ओपन थी और कुछ सेक्टर में क्लोज थी। जहाँ पर लगता था कि एक इमिनेंट डेंजर है, लोकल इंडस्ट्री क्या करते हैं, नहीं सर्वाइव कर पाएगी फॉरेन कंपटीशन को, तो उसको प्रोटेक्शन दिया करता था। और जहाँ लगता था कि यार ये हमारी नीड है, हमको जरूरत है, तो हम लोग देखते हैं कि नेहरू के टाइम में कि जो जो टेक्नोलॉजी था, मतलब कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हुआ करता था। और नेहरू का जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, जिसे बोलते हैं कि महालनोबिस मॉडल था, उसमें था कि हम फॉरेन से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेंगे और देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा। और नेहरू का टाइम जो था कि उन्होंने बोला ही था कि न्यू इंडिया के जो टेम्पल्स हैं या मस्जिद हैं, गुरुद्वारा हैं,
वो हमारी इंडस्ट्रीज हैं और हमारे बड़े बड़े डैम्स हैं। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बहुत ओरिएंटेड वो थे। लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम में क्या होता है कि ये जो फॉरेन टेक्नोलॉजीज भी आया करती थी, इस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गए। तो ओवरऑल इंदिरा गांधी का पीरियड जो था, ताकि इसके बीच में भी और लोग भी आए, वो भी इसी के पार्ट थे। जैसे जनता गवर्नमेंट आई 1977 में। तो ये सब पीरियड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और नेशनल डेवलपमेंट में डिक्लाइन आया। तो मैं ये बता रहा था कि तो न्यू डिवीजन और ग्लोबलाइजेशन, तो फिर से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ। मतलब ग्लोबलाइजेशन 1980s में वर्ल्ड में स्टार्ट हो गया और 1990s तक वो चरम पे पहुंच गया। तो इंडिया ने भी इसी चीज को बोला कि हम ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बनेंगे, अपने 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 इकोनॉमी को ओपन करेंगे ताकि फॉरेन इन्वेस्टर आके हमारे इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर सकें। तो ये तो इसका इम्पैक्ट, न्यू लिबरलिज्म का इम्पैक्ट इंडिया में पड़ा और राजीव गांधी के टाइम से ये सब चीजें किया जाने लगा। लेकिन 1991 जो मूवमेंट है, इसमें क्या किया कि बड़े बड़े कि हर एक सेक्टर को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया गया और हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज में भी अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगा। टेक्नोलॉजी स्मूथली आ गई और फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अलाउ कर दिया कि इंडिया की इंडस्ट्रीज में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा लिबरलाइजेशन किया गया। इस प्रकार से इंडिया में 3 मेजर फेजेस में देख सकते हैं। वैसे तो 4 फेजेस में अभी हम लोग देखेंगे, 3 मेजर बड़े बड़े फेजेस में देख सकते हैं अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी देखा जाए तो। और हम लोग आते हैं सीधे पॉइंट पे। तो वही हम लोग बात करें कि इंडिया ब्रिटिश रूल में था। तो इंडिया ब्रिटिश रूल में लगभग वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 1/4 प्रोड्यूस किया करता था। और ये इंडिया एक्सपोर्ट किया करता था। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हुआ करते थे, वो मैन्युफैक्चर्ड गुड जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, आर्टिस्टिक वेयर हो गया, सिल्क हो गया, वुलन, ये ब्रिटिश टाइम की बात कर रहा हूँ, ये सब एक्सपोर्ट किया जाया करता था। और जो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी और नेशनल डेवलपमेंट ने क्या किया था इंडिया में, तो इंडिया में क्या होगी, ब्रिटिश के आने के बाद से जब ब्रिटिश इंडिया में आया नहीं थे, उससे पहले इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थी काफी अच्छी डेवलप थी। कॉटन हो गया, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, ये इंडस्ट्रीज काफी डेवलप थी। लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो ये इंडस्ट्रीज देखी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ। वो क्या हो गया था, तो जब ब्रिटिश आए इंडिया में तो उन्होंने क्या इंडियन इकोनॉमी को प्योरली प्राइमरी इकोनॉमी बना दिया। मतलब कि ये केवल जो रॉ मटेरियल होते हैं या प्राइमरी गुड्स होते हैं उनका प्रोडक्शन किया करता था और उसको भेजा जाया करता हुआ थे। जो कुछ भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ करता था वो सभी क्या हुआ करता था, ब्रिटेन में हुआ करता था। वहां से फिर उसको इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाया करता था और इंडिया में बेचा जाया करता था। तो ये सिस्टम चल रहा था। लेकिन फिर आफ्टर 18th रिवोल्ट के बाद से ब्रिटिश क्या करते थे, इंडिया में प्रेजेंस स्टार्ट कर दी। इंडिया में वो इंडस्ट्री इंडिया में खोलने लगे। तो हम लोग ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री को 2 फेज में देख सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। एक फेज ऐसा था जिसमें क्या हुआ कि तो 2 फेज हो सकते हैं। फेज वन में ये था कि 2 मेजर फेजेस में, पहला फेज ये था जिसमें कि इंडिया में इंडस्ट्रीज का उसको बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि ब्रिटिश की ऐसी पॉलिसीज हुआ करती थी कि इंडिया से रॉ मटेरियल इंग्लैंड भेजा करते थे। हाँ? और इंग्लैंड सिर्फ फिनिश्ड गुड। और इंग्लैंड लेट 18th और 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। तो हर चीज बहुत मास लेवल पैदा किया जाया करता था। जब चीजें मास लेवल पैदा होती हैं तो उनकी प्राइसेस, इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थी उनकी प्राइसेस महंगी हुआ करती थी और वो कम्पीट नहीं कर पाया करते थे। और ये जब काफी ज्यादा फ्लड हो गया ब्रिटेन गुड से इंडिया का मार्केट फ्लड हो गया, तो जो इंडिया की इंडस्ट्रीज थी वो सर्वाइव नहीं कर पाई। इस तरीके से इसे बोलते हैं कि इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो ये ब्रिटिश पॉलिसी थी। लेकिन 1857 का जो रिवोल्ट था उसने क्या किया, कि ये कि प्रॉब्लम हुई। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि अब हम इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रेजेंसी बनाते हैं। इंडिया में इंडस्ट्रीज का ग्रोथ जो होता है, कोई भी आयरन स्टील देखेंगे, सिल्क एंड टेक्सटाइल देखेंगे, आप फिर जूट इंडस्ट्री देखेंगे, पेट्रोलियम कोल इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जो होता है इंडिया में, ये 1857 के बाद से देखा जाता है। और ये जो इंडस्ट्रीज थी वो इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को एकदम ओपन छोड़ दी गई थी
और प्राइवेट सेक्टर में भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, ब्रिटेन से कोई भी इन्वेस्ट कर सकता था इन सब सेक्टर में, रेलवे भी हो गया इन सेक्टर में, ब्रिटेन से कोई भी इन्वेस्ट कर सकता था और उन्हें क्या हुआ करता था, उनके इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न भी दिया जाया करता था। स्पेशली रेलवे में 5% रिटर्न तो फिक्स था कि जो रेलवे है वो 5% कोई भी इन्वेस्ट करे उसको 5% रिटर्न मिलना ही है। तो इस प्रकार से जो दूसरा फेज स्टार्ट हुआ, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो स्टार्ट हुआ, लेकिन उसका नेचर दो चीज था। तो जो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश पीरियड में, उसका दो नेचर था। एक पहला नेचर ये था कि ये फॉरेन फंडेड था, पहला चीज ये फॉरेन फंडेड था, और दूसरा चीज ये था कि वो प्योरली प्राइवेट था। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल में कुछ नहीं था। तो अगर गवर्नमेंट कंट्रोल में होती है तो गवर्नमेंट क्या होती है, सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करती है। तो रेलवे की सर्विस या कोल हो गया, सभी को अवेलेबल नहीं था। तीसरा चीज ये था कि इन सब का ये मकसद था कि इंडिया में कंट्रोल बनाना। तो ये नेचर था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि 1857 के बाद से इंडस्ट्रीज इंडिया में इमर्ज होने लगती हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज और फिर रेलवे इंडस्ट्री, ऐसे ढेर सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगती हैं। तो ये ब्रिटिश टाइम था। तो इंडिया में पहला जो फेज है, पहला फेज जो है, ये इंडस्ट्रियल इंडिपेंडेंस के टाइम था। इसका मेन फीचर देखा जाए तो देयर वर मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज एज वेल एज द प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्रीज, रिजल्टिंग इन द लूप साइडेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इस समय क्या था कि फोकस किया गया कि दोनों चीज, एक तो कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस किया जाएगा, और नेहरू जब आए तो नेहरू का मेन प्लान ही था कि इंडिया में एक मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा। है कि उस समय जो ग्रोथ मॉडल्स थे उनका यही मानना था, जब तक हम देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक देश का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं पॉसिबल होगा। उनका यही मानना था कि इंडस्ट्री बहुत नेसेसरी है किसी भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप किया जाए। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस सेल, भेल और किसको और से ढेर सारे नालको, बाल्को, ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप की गई, ताकि काफी ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप किया जाए, वेल्थ जनरेशन किया जाए, जिससे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसे जॉब मिलेगी, वेल्थ जनरेट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ये सब चीजें किया जाने लगा। तो बहुत फोकस किया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया एक वीक इकोनॉमी थी, इंडिया एक कमजोर इकोनॉमी थी। इंडिया के पास इतने फाइनेंसेस नहीं थे, गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं था कि कहा कि इंडस्ट्री तभी सर्वाइव कर पाती है जब उसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी रोड हो, हाँ, और फिर कहते हैं कि अच्छी अच्छी मशीनरी हो। लेकिन इंडिया में ये जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना जो थी, उसमें बहुत ज्यादा कमी थी। उसकी सबसे बड़ी कमी क्यों थी? क्योंकि इंडिया में के पास कैपिटल नहीं था। इसलिए क्या था कि ये जो वीक इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसे इंडिया का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो अगर हम लोग फर्स्ट फाइव प्लान के हिसाब से चलें, अगर फर्स्ट फाइव प्लान देखें तो इसमें फोकस किया गया लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो इंडियन इकोनॉमी पे ये फोकस किया गया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया गया है। तो बहुत सी इंडस्ट्रीज आई, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत से जैसे कि हिंदुस्तान शिपयार्ड, शिप बनाना, हिंदुस्तान टूल्स हो गया, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री हो गई। तो ये सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थे जिसमें नेशनल डेवलपमेंट हुआ। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान आता है। सेकंड 5 ईयर प्लान में भी काफी हाईएस्ट है। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एक बैलेंस था, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अच्छा इन्वेस्ट किया गया था और दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अच्छा इन्वेस्ट किया गया था। तो काफी बजट दोनों को एलोकेट किया गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी। लेकिन जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और ये महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। इनका मानना ये था कि गवर्नमेंट को बेसिक गुड्स और कैपिटल गुड्स दोनों पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इनका ये मानना था कि हमें जो कैपिटल गुड्स का होती है, कैपिटल गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिनकी जरूरत होती है कंज्यूमर गुड्स पैदा करने के लिए। कंज्यूमर गुड्स क्या कि टीवी हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सब कंज्यूमर गुड है, इसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर कंज्यूम करता है। लेकिन कैपिटल गुड्स क्या होती है जो इन चीजों को बनाने में काम में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल की आईसी हो गया, और फिर क्या कहते हैं मॉनिटर हो गया, जो कुछ भी चीजें बनाने के लिए यूज होती हैं किसी कंज्यूमर गुड्स को, उसे कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो जैसे कि चाइना
चाइना हो गया, यूएस हो गया, इनके यहाँ कैपिटल गुड्स बहुत डेवलप्ड है। तो जो प्रोडक्ट होता है, आईसी हो गया, ऐसे ढेर सारी चीजें होती हैं जो किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट में जरूरत पड़ती है, तो सप्लाई चेन के पार्ट हो जाते हैं वो। तो ये मानना था कि हमें कैपिटल गुड्स पे फोकस करना चाहिए और फिर बेसिक गुड्स या कंज्यूमर गुड्स पे तो फोकस होगा ही है। तो प्लान ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया आयरन सेक्टर में। क्या कि आयरन क्या होता है कि एक इंडस्ट्रियल गुड है या एक कैपिटल गुड है। आयरन पैदा हो गया, आयरन से आप ट्रैक्टर बनाइए, ट्राली बनाइए, जो कुछ बनाना है सब बनाइए। फिर कोल हो गया, कोल भी एक प्रकार का कैपिटल गुड है। कोल का यूज करके इंडस्ट्रीज चलती हैं, चीजें होते हैं। हैवी इंजीनियरिंग मशीन हो गया, फिर हैवी केमिकल्स हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई। इन सबको ले डाउन किया गया सेकेंड 5 ईयर प्लान में। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान में कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स पर भी ठीक ठाक फोकस किया गया। तो इस तरीके से पहले 3 साल में ये देखा जाता है कि इंडिया में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस तैयार हो चुका था और एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल फेज कहा जाता है। मतलब कि ये पहला फेज जो था इंडिया में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के 2 मेजर फेजेस हुए हैं। पहला फेज जो था ये इसने बेस ले डाउन किया। आज इंडिया के जितने मोस्ट ऑफ पीएसयूज जो हैं, इनकी ओरिजिन या इनका स्टैब्लिशमेंट इसी पहले फेज में था। तो इससे क्या हुआ कि इस पीरियड में काफी अच्छा ग्रोथ देखा गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसने लगभग 5.5% से लेकर 7.2% का इंक्रीज देखा। और फिर फाइनली थर्ड 5 ईयर प्लान में 9% तक का ग्रोथ देखा गया। तो अगर हम लोग चार्ट देखें, ये है। तो अगर हम लोग देखें इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट देखा जाए तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 5.7% था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। सेकेंड 5 ईयर प्लान में 7.2% था और थर्ड 5 ईयर प्लान में 9% था। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में 2 प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं, एक कंज्यूमर गुड्स वाली इंडस्ट्रीज और दूसरा कैपिटल गुड्स वाली इंडस्ट्रीज। तो ये इन तीनों पीरियड में हम लोग देखते हैं तो जो कैपिटल गुड में काफी इन्वेस्ट किया गया। 9.8 फिर बढ़ गया 13.6 फिर 19। तो ये जो कैपिटल गुड था इसमें ग्रोथ रेट काफी था। इन 3 5 ईयर प्लान में इंडिया का मेन ये फोकस था कि इंडिया को एक इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए और स्पेशली कैपिटल गुड में, ताकि जो कंज्यूमर गुड हो आगे हम उस पर फोकस किया जाए और काफी मात्रा में कंज्यूमर गुड भी पैदा किया जाए जिसको हम फिर एक्सपोर्ट कर सकें, ताकि कम्पिटिटिव बन जाए तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो ये अप्रोच था पहले 3 5 ईयर प्लान में। और पहले 3 5 ईयर प्लान में नेहरू थे। सेकेंड फेज स्टार्ट होता है, ये फेज ऑफ सेकेंड फेज जो स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं फेज ऑफ इंडस्ट्रियल डी एक्सेलरेशन। तो सेकेंड फेज इसका टाइमिंग क्या है, 65 से 80 तक, 1965 से 80 तक सेकेंड फेज स्टार्ट होता है। तो पहले 5 ईयर प्लान का मेनली फोकस क्या था, कैपिटल गुड्स पे। जिससे क्या हुआ, कंज्यूमर गुड्स क्या थी कि लेफ्ट हो गई। तो यहाँ एक थ्योरी आती है, उस थ्योरी को बोलते हैं वेज वेज गुड प्रिंसिपल। तो इसको थोड़ा समझिए आप लोग, फिर वेज गुड मॉडल बोलते हैं। तो ये कुछ इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है, CN वकील और PR ब्रह्मानंदा। उनका ये मानना है कि देखिए इकोनॉमी को 2 प्रकार की इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी 2 प्रकार की होती हैं, एक कंज्यूमर बेस्ड या कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी, कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी वो आधारित अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकोनॉमी। इसका मतलब होता है कि निवेश आधारित अर्थव्यवस्था। तो जो देश गरीब होते हैं, हाँ, और जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ठीक ठाक नहीं हुआ रहा होता है, और जो देश स्पेशली गरीब होते हैं, वो देश क्या होते हैं कि कंज्यूमर बेस्ड होते हैं। स्पेशली से इंडिया इकोनॉमी, इंडिया एक प्योरली कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है। कंज्यूमर इकोनॉमी कहते हैं कि देश में क्या होता है, लोग क्या होते हैं वो कंजप्शन करते हैं। और जब आप कंजप्शन करते हैं तो खरीदते हैं चीजों को। तो इन्वेस्टर क्या होते हैं कि देखते हैं कि यार इस चीज की डिमांड ज्यादा है तो हमें ये पैदा करना चाहिए। तो जो देश में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कंज्यूमर के बेसिस पे होता है। लोग जो चाहते हैं, उनकी जो पसंद होती है, जो प्रेफरेंसेस होते हैं, उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। तो देश की अर्थव्यवस्था को जो निर्धारित करने का मेन पहलू होता है वो कंज्यूमर होता है, उसका कंजप्शन होता है। तो अगर किसी भी देश में गेहूं चावल और इन सब चीज की ज्यादा ज्यादा डिमांड है तो इन सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगर किसी एक देश में मोटर गाड़ी का कहते हैं, ऑटोमोबाइल्स, इन सब की डिमांड है तो इन्वेस्टमेंट होता है। तो वहां पर क्या होता है, ऐसे देश में होता है कि जो मेन ड्राइवर होता है इकोनॉमी का
वो कंजप्शन होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट होता है। जबकि कुछ देश ऐसे होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट ड्राइव करता है इकोनॉमी को। तो उसमें क्या होता है कि मैसिव लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है हर एक सेक्टर में। तो उससे क्या होता है कि जब आप काफी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो लोग कुछ, जब आप मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिए, आपने फैक्ट्री स्टैब्लिश की, उसमें लगा दिया 1 लाख करोड़ रुपए, तो ये इंडस्ट्री क्या करेगी, ये रोजगार प्रोवाइड करेगी, है, लोगों को। लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेगी तो उनको इनकम मिलेगा, उनको इनकम मिलेगा तो इनके इंडस्ट्री का ही वो क्या करेंगे, चीजों को की डिमांड करेंगे, और फिर ये इंडस्ट्री की दो प्रकार की इकोनॉमी है। तो जो वेज गुड मॉडल है, इनका ये मानना है कि जो पहले 3 5 ईयर प्लान थे, इन्होंने काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल गुड्स पे फोकस किया। मतलब कि दूसरे बाय मॉडल पे, इन्वेस्टमेंट मॉडल पे, कि काफी पैसा लगा दो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डेवलपमेंट कर दो। ये उद्देश्य था कि हम खूब इंडस्ट्री डेवलपमेंट करते हैं, खूब कंज्यूमर गुड्स पैदा करते हैं, उससे क्या होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोगों के पास आय के स्रोत होंगे, फिर लोग काफी कंज्यूम करेंगे, काफी चीजें की डिमांड करेंगे, फिर इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, उन डिमांड को सर्व करेंगी। तो शुरुआत का जो मॉडल था नेहरू के टाइम पे, नेहरू का जो मॉडल था यही था कि हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डेवलपमेंट करेंगे, वो जॉब प्रोवाइड करेंगी, फिर इनकम मिलेगा लोगों को, और लोगों का इनकम जो होगा वो फिर कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करेगी, और कंज्यूमर गुड्स उनको सप्लाई करेंगे। लेकिन रियल सेंस में इंडिया की इकोनॉमी का नेचर ये नहीं था। इंडिया में लोग बहुत पुअर थे, और वो क्या करते थे, बहुत एकोमोडेटिव थे। उनके पास जो पैसा था, वो जनरली इंडिया में आज भी टेंडेंसी है कि इंडिया में बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी को। वो कम पैसा खर्चा करते हैं, इतना कम पैसे में कितनी अच्छी चीज ले लें, वो उनका उद्देश्य होता है। और वो इन्वेस्टमेंट तो करते ही नहीं कहीं पर। पैसा सोना में लगा के, और उसको घर के गगरी में भर के बंद कर देंगे, लेकिन बैंक में नहीं जमा करेंगे। बैंक बैंक में ये इंडिया में ये प्रॉब्लम थी। तो उस समय में इंडिपेंडेंस टाइम तो और प्रिवेल किया करती थी। तो इसे बोलते हैं कि वेल्थ का लीकेज है, कोई यूज में नहीं आया। आपने 1,000 का 10,000 का सोना अगर आपने गगरी में भर के रख दिया, या बॉक्स में भर के रख दिया, अपने संदूक में बन के रख दिया, वो इकोनॉमी का पार्ट नहीं होता है, और इकोनॉमी से बाहर चला गया। तो ये इंडियन इकोनॉमी का नेचर है। तो इन लोग का ये मानना था कि हमें फोकस ज्यादा कंज्यूमर गुड पे करना चाहिए था, चीजें सस्ती बनानी चाहिए थी, और न कि कैपिटल गुड्स पे। तो और स्पेशली कैपिटल गुड्स का, और स्पेशली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसका मेन फोकस अर्बन ग्रोथ था, अर्बन डेवलपमेंट का। तो नेहरू मॉडल का ये भी एक प्रॉब्लम है कि उनका मेन फोकस था अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। रूरल एरियाज क्या थे, बैकवर्ड फेस करने लगे। पहले बैकवर्ड थे ही, लेकिन अब रिलेटिव बैकवर्डनेस और बढ़ गई, और इनइक्वलिटी बढ़ने लगी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ बैकवर्ड एरियाज में पहले 3 5 ईयर प्लान में। तो मेन चीज का था कि कैपिटल गुड पे ज्यादा फोकस, कैपिटल गुड इंडस्ट्री का दूसरा सब ज्यादा फोकस। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था पहले 3 5 ईयर प्लान का, कि ये अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज्यादा फोकस था, अर्बन और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कम फोकस था। इस तरीके से क्या हुआ कि जो हम लोग जानते हैं कि इंडिया की रूरल इकोनॉमी है, उस समय तो और बड़ी रूरल इकोनॉमी रही होगी। उसमें 90% तक लगभग 90% लोग जो थे वो रूरल सेक्टर पे इम्प्लॉयड थे, और ये सब चीजें थी। तो इस तरीके से इसने क्या किया, इंडिया में जो रूरल सेक्टर था या रूरल इकोनॉमी था, उसको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया तीनों 5 ईयर प्लान में। तो इनका ये फोकस था कि हमें कंज्यूमर गुड्स पे या वेज गुड्स पे, ऐसी गुड्स पे फोकस करना चाहिए जो वेज क्रिएट करें। वेज क्रिएट करेंगी, जॉब क्रिएट करेंगी, तो उससे ज्यादा वेल्थ जनरेशन होगा, और लोगों के पास पैसा आएगा। तो ये डिमांड थी मतलब कि। तो इससे क्या हुआ कि फिर शुरुआत हुआ है कि इन सब चीजों को देखते हुए फोकस किया जाने लगा रूरल डेवलपमेंट पे। तो आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थर्ड 5 ईयर प्लान पे और फोर्थ 5 ईयर प्लान जो आता है, इन 5 ईयर प्लान में रूरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा फोकस होता है। तो जैसे कि शुरुआत में वांचू कमेटी बनी। वांचू कमेटी ने बैकवर्ड एरियाज आइडेंटिफाई किया, कहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे वांचू कमेटी आप लोग लीजिए, वांचू कमेटी कि कहाँ पर मतलब रूरल एरिया जो थे, या ऐसे एरिया जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, और लोगों को इंसेंटिव दिया जाए, इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिया जाए कि आप वहाँ पर जाएंगे, 5 साल आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, आपको कहते हैं कि टैक्स इंजम्पन दिया जाएगा, आपको कम कम रेट पे लोन ले सकते हैं बैंकों से। ये सब चीजें इंसेंटिव दिया जाने लगा। तो दूसरा पांडे कमेटी भी इसलिए बनी थी कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। फिर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है 4 5 ईयर प्लान में। 4 5 ईयर प्लान में फिर आपका हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डॉट कॉन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन सब जो अभी तक जो बैकवर्ड एरियाज थे, जिन पर फोकस नहीं हो पाया था फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान में, उनको आइडेंटिफाई किया जाने लगा। तो इस तरीके से मेन फोकस ये किया गया
कि अब ऐसे एरियाज में इंडस्ट्रीज को ले जाया जाए जो बैकवर्ड एरियाज हैं। तो ये वेरी गुड मॉडल। लेकिन ये सब चीजें कहाँ तक रह गई, ये सब केवल एक पॉलिटिकल रिटोरिक रह गई। सही सेंस में देश का डेवलपमेंट तो भी इसी फेज में हुआ। अब जानते हैं ये इकोनॉमिक्स सर्किल में ये बात चल रही थी कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन इंदिरा गांधी के आने के बाद से चीजें बड़ी दयनीय हो गई। और ध्यान इतना नहीं दिया है। तो ये देखिए कि अगर देखा इंडस्ट्रियल ग्रोथ में तो लगभग 65 के ऑनवर्ड का तो काफी एक शार्प डिक्लाइन देखा गया और ये डिक्लाइन कंटिन्यू रहा। फिर क्या होता है कि 1968 और 69 में ये ग्रोथ फिर से रिकवर करता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग एक सिनेरियो देखें क्या हो रहा है कि इसके बाद से ये पूरा इंदिरा गांधी का टाइम है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में ग्रोथ वो डिक्लाइन करने लगा। फिर जनता सरकार आती है, उसके टाइम में क्या था, ये माइक्रो इंडस्ट्रीज और मीडियम साइज इंडस्ट्रीज पे काफी फोकस किया गया। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट प्योरली सोशलिस्ट थी और बहुत ज्यादा पॉलिटिकली करप्ट गवर्नमेंट थी। और इस टाइम में जो पॉलिटिकल क्लास थे उनका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गया। तो जो जितने नेशनलाइजेशन किए गए, कोल का नेशनलाइजेशन, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ये सब नेशनलाइजेशन पॉलिटिकल रिटोरिक ज्यादा थे। ये नाम तो ये दे रहे थे कि हम जो क्या कहते हैं कि जिनको लोन नहीं मिलता है उनको लोन प्रोवाइड करेंगे, रूरल एरिया इंडस्ट्रियल वानिकी कमेटी, थाना कमेटी, ये सब केवल किताबों पर था या केवल क्या कहते हैं कमीशन कमेटी तक था। लेकिन अंडरग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। काफी ज्यादा पॉलिटिकल करप्शन हो चुका था, गवर्नमेंट करप्ट हो चुकी थी। तो ये प्रॉब्लम देखते हैं, तो ये प्रॉब्लम मिलता है कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में डिक्लाइन देखा जाता है। बाद में फिर जनता गवर्नमेंट आती है, इन्होंने माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज पे काफी फोकस किया। और इससे क्या हुआ कि फिर से एक इंडस्ट्रियल रिवाइवल स्टार्ट हो गया। लेकिन बहुत अनसस्टेनेबल कंडीशन में काफी ज्यादा लीवरेज हो चुकी थी कंपनीज, मीन्स काफी ज्यादा लोन दिया था उन्होंने और लोन रिकवर नहीं हो रहा था। इंडस्ट्रीज को, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी वो फेल कर जा रही थी, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को बोलते हैं सिक इंडस्ट्रीज। तो राजीव गांधी के आते आते क्या होता था कि पूरा पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर एकदम से कोलैप्स हो चुका था और इंडस्ट्रीज सिक हो चुकी थी। उन्हें बोला जाता है सिक इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को लोन भी दिया गया था। लोन कैसे हुआ करता था कि कॉल हो जाए, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से कॉल हो जाए कि लोन दे दीजिए इस इंडस्ट्री को, ये हमारे जान पहचान इंडस्ट्री है। तो बैंक भी सरकारी थी और क्या कहते हैं उसके लीडर भी सरकारी पॉलिटिकल लीडर्स। तो बैंक भी आसानी से लोन दे दिया करती थी और काफी ज्यादा लोन दिया था और इंडस्ट्रीज भी कुछ कर नहीं पा रही थी खास। तो ऐसे बोलते हैं ओवर लीवरेज इंडस्ट्रीज होती थी। तो सिक इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा होती, तो पूरा पूरा जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप था वो दिक्कत में आ चुका था। बाद में जब ये आते हैं राजीव गांधी, उसके बाद से क्या होता है कि इन्होंने काफी रिफॉर्म लाए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म लाए। जैसे कि सिख इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने एक एक एक्ट लाया। उस एक्ट के तरीके से जो सिख इंडस्ट्रीज हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। इसका रीस्ट्रक्चरिंग मतलब होता है कि उनको उनको स्कोप दिया जाएगा, लोन माफ कर दिया जाएगा, या फिर बोला जाएगा कि किसी दूसरे को वो इंडस्ट्री बेच दी जाएगी जो अच्छा इंडस्ट्री चला सकते थे, उसको इंडस्ट्री बेच दिया जाया करता था और तब वो इंडस्ट्री अच्छे से काम करने लगती थी। ये सब चीजें करने लगी थी। तो अगर हम लोग काजेज देखें कि इस पीरियड में क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन डिक्लाइन किया, तो कुछ एग्जोजेनस फैक्टर्स थे। जैसे कि 1965 में और 71 में इंडिया ने वार फेस किया था पाकिस्तान के साथ, और फिर 1962 में चाइना के साथ भी। तो इसका एक इम्पैक्ट रहा है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक, तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री पर इन्वेस्टमेंट किया गया था, लेकिन नेहरू के टाइम में भी तीनों फेज में इंफ्रास्ट्रक्चर पे और संरचना पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया था। इसलिए क्या हुआ कि अब आगे का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक साइक्लिक रिलेशनशिप होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। तो नेहरू के शुरुआत के डिकेड में तो ये था, लेकिन इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निगलेक्टेंस ने क्या किया कि बाद में प्रॉब्लम हो गई इंडस्ट्री के लिए ही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर लो ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। फिर क्या हो कि इंडिया के एग्रीकल्चर भी बहुत हिस्सा प्रॉब्लम फेस करने लगा, और ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो एग्रीकल्चर से अपना रॉ मटेरियल लिया करती थी, और रॉ मटेरियल कमी से क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वीकन हो चुका। फिर क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, उसमें पब्लिक सेक्टर थी मेनली सभी चीजें, तो उनमें क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट कम होने लगा और उससे क्या हुआ डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। तो डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इज फॉलोड बाय डिक्लाइन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो आई, एग्रेसिव नेशनलाइजेशन ने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को री इंसेंटिवाइज किया
और प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो इकोनॉमी से बाहर होने लगे। फिर रॉन्ग इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कंबाइंड विद द कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, लाइसेंस कोटा राज आ गया भयानक से, और ब्यूरोक्रेसी का काफी ज्यादा बोलबाला हो गया। इससे क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर्स थे और जो सही से रन करने वाले कंपनीज थी उनका ग्रोथ हिंडर हुआ। ठीक। फिर तीसरा फेज आता है 1980s के बाद से, इसे इंडस्ट्रियल रिकवरी का फेज बोलते हैं। तो फिर से क्या हुआ कि जो अभी तक ग्राफ नीचे आ गया था वो ऊपर बढ़ने लगा, इंडस्ट्रीज का फिर से रिवाइवल होने लगा। तो इंडस्ट्री जैसे कि 6% का इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखा गया 6 5 ईयर प्लान में, 8% ग्रोथ देखा गया 7 5 ईयर प्लान में। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड सेक्टर में काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा गया इंडस्ट्रीज का। ठीक। तो ये है 6 5 ईयर प्लान में। तो 4%, 8%, धीरे धीरे ग्राफ क्या हो ऊपर जाने लगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ का। 1991 तक 8.3% हो गया। रिकवरी हुई क्यों? इसके फैक्टर्स कौन कौन थे? पहला कि लिबरलाइजेशन किया जाने लगा ट्रेड का और इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। अब लाइसेंस कोटा धीरे धीरे कम होने लगा, अब आसानी से आपको लाइसेंस मिल जाया करता था और आप इंडस्ट्री डेवलप कर सकते थे। और इसके साथ में जो ट्रेड था ना कि हम इम्पोर्ट पे बड़ा था कि हम कुछ चीजें जो हमारे पास नहीं, हम उसको इम्पोर्ट करेंगे तभी देश में पैदा होगी, तब एक्सपोर्ट करेंगे। तो इंदिरा गांधी के टाइम में काफी ज्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी गई थी, इसलिए जो चीजें काम की भी थी जिनका यूज करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाया करता था वो भी रुक गया था। लेकिन अब ट्रेड पॉलिसी लिबरल हो गई, इस तरीके से ट्रेड भी अच्छा हो गया। फिर क्या हुआ? रिडक्शन इन डोमेस्टिक बैरियर्स और एक्सपेंशन ऑफ कंपटीशन। और जो डोमेस्टिक बैरियर्स थे कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज किया कि आप हर एक इंडस्ट्री में, हर एक सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या हुआ? कंपटीशन भी देश में बढ़ा। फिर जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस था, इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज, इन सब चीजों को कम किया गया। इसके साथ क्या होगा? एडवांस टेक्नोलॉजी पर काफी फोकस किया गया, काफी एडवांस टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर का जमाना आने लगा, राजीव गांधी ने उसको इंट्रोड्यूस किया। फिर इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पर जो ड्यूटीज लगा करते थे उसको रिमूव कर लिया गया। तो इस तरीके से ये सब कॉजेज थे रिकवरी का। तो एक ये कॉज था। दूसरा, तो पहला कॉज क्या था कि नया पॉलिसी, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने ये सब चीजें फोकस किया। और दूसरा चीज क्या था कि बहुत लिबरल फिजिकल पॉलिसी आई गवर्नमेंट की, तो वो तो प्राइवेट सेक्टर की इशू है। अब दूसरा की गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रोग्राम चलाया, जैसे मेंटेनेंस ऑफ हाई बजट डिफिसिट। तो गवर्नमेंट क्या करती थी? खूब ज्यादा पैसा किया, हर एक सेक्टर में काफी ज्यादा पैसा खर्चा करने लगी, भले कि उनका डिफिसिट बढ़ जाए, लेकिन हर एक सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, आयरन स्टील में, हर एक सेक्टर में काफी पैसा खर्चा किया जाने लगा गवर्नमेंट के द्वारा खुद। और इससे क्या हुआ? गवर्नमेंट की काफी मैसिव बार्गेनिंग, गवर्नमेंट देश से, प्राइवेट सेक्टर से, बाहर बाहर से पैसा लिया करती थी और इंडस्ट्रीज में उसको इन्वेस्ट किया करती थी। जैसे कि 1991 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जो इंडिया ने फेस किया, उसमें इंडिया ने आईएमएफ से भी 3 ट्रांचेस में लोन मांगा। पहले ट्रांचे में जो लोन मांगा उसको उसने इंडस्ट्री पे काफी ज्यादा खर्चा किया, लेकिन बाद में इंडिया को जरूरत नहीं पड़ी आगे के 2 ट्रांच में लेने की। फिर इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया गया कि प्राइवेट सेक्टर को खूब एनकरेज किया, आप इन्वेस्ट करिए, आपके ऊपर टैक्सेस कम किए जाएंगे, आपको माहौल प्रोवाइड किया जाएगा कि आप अच्छे से बिजनेस कर सकें। फिर क्या हुआ कि लिबरल, और फिर बैंकों को भी बोला गया कि आप आसानी से सभी प्राइवेट सेक्टर काफी ज्यादा लोन प्रोवाइड करिए। तो ये रिजीम स्टार्ट हुई। इसके अलावा और भी रीजन थे, जैसे सर्विस सेक्टर स्टार्ट हो गया 1990s के बाद से, 1980s के बाद से सर्विस सेक्टर, जो सेवा क्षेत्र है, इसका काफी ग्रोथ हुआ। और सेवा क्षेत्र की ग्रोथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हुआ। इसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। मीनवाइल इंडिया ने एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन देख चुका था, और साथ ही साथ इंडिया में मैकेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। इससे क्या हुआ कि जब एग्रीकल्चर का मैकेनाइजेशन हुआ तो ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ गई, और ट्रैक्टर डिमांड बढ़ गई तो इंडस्ट्रीज ऐसी जो ट्रैक्टर की प्रोडक्शन किया करती थी उसका भी ग्रोथ बढ़ गया। फिर साथ में इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ द ड्यूरेबल गुड्स, जो ड्यूरेबल गुड्स हैं उनका कंजप्शन बढ़ गया, लोगों की आय बढ़ गई और लोग जो कंज्यूम करते थे कंज्यूमर्स बढ़ गया। इसके साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रिवाइवल हुआ। अब प्राइवेट सेक्टर भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया करते थे और पब्लिक सेक्टर भी इन्वेस्ट किया करते थे। ठीक। तो फिर फोर्थ फेज, पोस्ट रिफॉर्म, 1991 में जो रिफॉर्म हुआ उसके बाद से भी कुछ किया गया। इसमें क्या हो गया? जो लाइसेंसिंग था उसको खत्म कर दिया गया, अब लाइसेंस जरूरत नहीं है, जो मन चाहो जहाँ चाहो इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो। और जो बिजनेस स्टार्ट करने का रेगुलेटरी प्रोसेस था उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया। इसके साथ ही क्या था कि जो जो कुछ कुछ ही सेक्टर, जो नंबर ऑफ सेक्टर जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर थे जिसमें प्योरली
गवर्नमेंट ही इंडस्ट्री डेवलप कर सकती थी, पीओसी जो हो सकती थी, उसको कम किया गया और मेन फोकस और सबको प्राइवेट सेक्टर को एलोकेट किया जाने लगा। जो पब्लिक सेक्टर थे उनको बेचा जाए, डिस इन्वेस्टमेंट उन्हें बेचा जाने लगा प्राइवेट सेक्टर को। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर को भी अलाउ किया गया कि इंडिया की इंडस्ट्रीज में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड और एक्सचेंज पॉलिसीज को लिबरलाइज किया गया। कस्टम ड्यूटीज जो इम्पोर्ट करने पर जो ड्यूटी लगती थी गवर्नमेंट की, इम्पोर्ट ना हो, उसको हटा लिया गया ताकि आसानी से इम्पोर्ट किया जा सके। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स को भी काफी ज्यादा सपोर्ट दिया जाने लगा कि आपको कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इससे माहौल बनाया गया कि अच्छे से ग्रोथ हो सके। तो इन सब का परिणाम ये हुआ कि लगभग 8% तक का इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया ने अचीव किया 1990 में, ओवरऑल 6%। फिर जब क्या उसके बाद फिर 99, तो इसको दो पीरियड में देख सकते हैं 1991 के ऑनवर्ड, दो पीरियड में। तो पहला पीरियड था 1990s का और दूसरा पीरियड है 2000 का। 1990 का जो पीरियड था, तो शुरुआत में 1991 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 8% था, लेकिन फिर डिक्लाइन दिखा गया। रिफॉर्म के बाद इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिक्लाइन दिखा गया। 1990s में ये 6% तक डिक्लाइन किया। 8th 5 ईयर प्लान में इंडिया का ग्रोथ 7.3% था, जो टारगेट किया गया था। 9 5 ईयर प्लान में 6% था केवल, टारगेट किया गया था 8.2%। तो जो सेक्टर थे उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था, खराब हो गया था और लास्ट तक तो आधे आधे 2% तक कोलैप्स कर चुका था, तो डिक्लाइन दिखा गया। ये देखिए कि 7 5 प्लान में 8 था। 7 5 प्लान 1989 में खत्म होता है। फिर दो ईयर जो थे वो हॉलीडे ईयर थे। उसके 1991 में 8.3% था। फिर 1991 में का जो एनुअल प्लान था उसमें 9.6% था। उसके बाद 8 5 प्लान में जो 92 से 97 था उसमें 7% था और 9 5 प्लान में 6.3%। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल ग्रोथ था। तो ये जो पीरियड था 1990s वाला, इसमें क्यों ग्रोथ कम देखा गया? क्योंकि अब क्या था कि जब हम अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिए तो काफी एक्सेसिव कंपटीशन देखा गया अमेरिका, चाइना, इन सब की इंडस्ट्रीज से। तो इंडियन कंपनीज इन सबको सर्वाइव नहीं कर पाई। इसके अलावा एडॉप्शन ऑफ आईएमएफ, जो आईएमएफ से हम जो लोन देने गए थे, उन्होंने ढेर सारे कंडीशन रखे थे कि आप अपना एक्सचेंज सही करिए, इन्फ्लेशन कम करिए, डेफिसिट कम करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा और गवर्नमेंट ने काफी अच्छे से देख नहीं पाए, निगरानी नहीं कर पाई इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सर्वाइव किया। इसके अलावा क्या हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी काफी प्रॉब्लम फेस किया। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल मार्केट, बहुत इंडिया में कैपिटल मार्केट, कि फॉरनर आए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करे या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करे, तो इकोनॉमी तो खोल दिया गया, लेकिन अब भी लोग अवर्स थे कि हम क्या इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लोग धीरे धीरे आना स्टार्ट किए, तो बहुत तेजी से नहीं आया। इससे भी इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ तेज नहीं हुआ। इसके अलावा जो इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर था, इंडिया इंडिया प्योरली एग्रीकल्चर कमोडिटीज एक्सपोर्ट किया करती थी, लेकिन इंडिया का एग्रीकल्चर भी इतना नहीं डेवलप हुआ था। जैसे चाइना वाइना बहुत तेज डेवलप हो चुके थे, चाइना वियतनाम हो गया, ब्राजील वजील हो गया, ये सब काफी तेजी डेवलप हो चुके थे। तो इंडिया की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था वो बहुत कम था और बहुत कम्पिटिटिव नहीं था, चीजें बड़ी महंगी थी। इसलिए क्या था कि एक्सपोर्ट भी हम इतना अच्छा कैप्चर नहीं पाए। चाइना के सक्सेस की सबसे बड़ी स्टोरी है कि चाइना ने अपने आप को एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव बना लिया। इंडिया के फेलियर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने एक्सपोर्ट को, चाइना को एक्सपोर्ट इकोनॉमी कहा जाता था उस समय तक, अब तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो गई। उस समय तक चाइना का मेन इकोनॉमी का ड्राइवर था एक्सपोर्ट। वो काफी मैसिव लेवल पर चीजों को प्रोड्यूस किया करता था और दुनिया में बेचा करता था। तो इंडिया ने ये नहीं कर पाया। उसके बाद क्या होगी, कुछ नए टैरिफ पॉलिसीज आ गई, वो भी रिस्ट्रिक्टिव थी। एग्रीकल्चर ग्रोथ ना होना और रूरल डिमांड का बढ़ना नहीं, इन सब कारण क्या हुआ कि 1990 का डिकेड जो था उसने काफी डिक्लाइन विटनेस की। फिर 1902 से 3 के बीच का पीरियड था, इसमें साफ रिकवरी दिखी गई। तो अटल का जो गवर्नमेंट था, अटल बिहारी गवर्नमेंट जो 1990s में आई थी 2004 तक की, इस गवर्नमेंट में क्या देखा गया, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर पे, हर एक सेक्टर में काफी हैवी इन्वेस्टमेंट देखा गया। और इससे क्या हुआ, फिर से इंडस्ट्री का रिवाइवल देखा गया। 10th और 11th 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ा। 10th और 11th 5 ईयर में काफी तेजी से बढ़ा। जैसा कि देख सकते हैं कि जो 10th 5 ईयर प्लान था उसमें इंडस्ट्री सेक्टर का ग्रोथ रेट था 5%।
आगे आगे डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ये 6% फिर इंक्रीज करने लगा, 2006-7 तक में ये 11% आ गया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, इस प्रकार से ये बढ़ता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो द 10-5 प्लान में जो था ग्रोथ मेनली ड्रिवन था, मैन्युफैक्चरिंग पर काफी फोकस किया गया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अच्छा ग्रोथ था। इसके साथ ही साथ कैपिटल गुड भी में भी काफी ग्रोथ देखा गया। 11-5 प्लान में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने काफी डिग्री में फ्लक्चुएशन इंक्रीज किए। पहले शुरुआत में तो 8% था, लेकिन 2008-9 तक में ये कोलैप्स होकर 2.8% आ गया। ये क्यों आ गया? 2008 में और 9 में हम लोग देखते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, विश्व आर्थिक संकट आया था, और उस आर्थिक संकट से क्या कि इंडिया भी प्रभावित था। लेकिन बाद में इंडिया शार्प रिकवरी देखता है। 2009 और 10 में इंडिया काफी तेजी से रिकवरी देखता है। ये मैप देखिए। तो 2003 के अनवर्ड इस पीरियड में काफी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया गया, तो इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ी। लेकिन 2007-8 से क्या हुआ कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उसकी यूएस के द्वारा हुई थी, लेकिन उसका प्रभाव दुनिया में पड़ा, और उससे क्या हुआ कि इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्लाइन कर गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ढेर सारे मेजर्स लिए, काफी इन्वेस्टमेंट किया, फिर शुरुआत हुई 10%। फिर क्या हुआ कि 8-9 में फिर थोड़ा डिक्लाइन किया, फिर 2011-12 में बढ़ता है। अभी फिर से डिक्लाइन फिर देखा जा रहा है। स्पेशली क्या कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट का जो पहला फर्स्ट गवर्नमेंट था, तभी क्या कि कोरोना वायरस ने कर ही दिया, लेकिन इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्लाइन करता जा रहा था कंटिन्यूसली। तो ये सब देखा गया। तो अगर देखा जाए ओवरऑल 8-5 प्लान में 7.3% का था, 9-5 प्लान में 6.3% का, 10-5 प्लान में 2002 से 2007 तक ये था, 11-5 प्लान में 7 से 12 तक ये था 7.5%। और फिर अभी क्या हो रहा है 2011 के बाद, 2011 तक 8-5 प्लान के बाद, तो इंडिया अभी स्लो डाउन दिख रहा है। अभी इंडिया स्लो डाउन दिख रहा है, वीक डिमांड है, लोगों का डिमांड कम है, डोमेस्टिक स्लो डाउन है, तो बहुत ही सही प्रॉब्लम है। तो और ये सब प्रॉब्लम, इंडिया में बैंक का एनपीए बढ़ गया है, नॉन परफॉर्मिंग बैंक लोन दिए हैं, वही जो दिक्कत इंदिरा गांधी की टाइम में थी ना, वही इसमें मोदी की टाइम में चल रही है, मोदी गवर्नमेंट की टाइम में चल रही है। काफी ज्यादा एनपीए बढ़ गया है, और बैंक जो कंपनीज हैं उन्होंने लोन लिया, लोन पे नहीं कर पा रही हैं, कुछ पैदा भी नहीं कर पा रही, प्रोडक्शन भी नहीं कर रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट की तरफ रिलेक्टेंट है, गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं रही है। ढेर सारे प्रॉब्लम्स है, इसको देख लीजिएगा। इस प्रकार से इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पूरा इतिहास हो गया। ठीक, कोई किसी कुछ डाउट पूछ सकता है? सर ये पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। आज तो लेक्चर बोरिंग हो गया होगा। नहीं सर, नहीं इंटरेस्टिंग था, सर, मजा। सर आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक ही क्लास में दे दिया। इंडिया का 50 से 70 साल का वैसे बच्चों की इकोनॉमी नहीं रहा होगा, मेरा इकोनॉमिक्स रहा है, हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, और किसी कुछ डाउट है? सर सर हेलो, बोलिए 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 वो थोड़ा टॉपिक से अलग बोलिए, है, सुन रहा हूँ। टॉपिक से अलग है, ये थोड़ा पॉपुलेशन पूछिए। पूछना था। पूछे? हाँ, वो क्वेश्चन आया था कि पूछिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद पॉपुलेशन का ट्रेंड जो इंडिया में रहा है, वो तो ट्रेंड में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? ट्रेंड में आप बताएंगी पोस्ट इंडिपेंडेंस में पॉपुलेशन का ट्रेंड क्या है, कि आप देखेंगे बर्थ रेट में क्या चेंज आया है, और माइग्रेशन में क्या चेंज आया है, पॉपुलेशन पूरा ना, माइग्रेशन में क्या चेंज आया है, एज स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है, सेक्स रेशियो में क्या चेंज आया है, चाइल्ड सेक्स रेशियो में क्या चेंज आया है, हाँ, और पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में अर्बन एरियाज में कितने पॉपुलेशन रह रही है, और रूरल एरिया में कितना पॉपुलेशन रह रही है, इसमें क्या चेंज आया है, हाँ? तो ये सब पॉइंट्स आपको देखना होगा। ओके सर। और किसी को
ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम।